हेलो एवरीवन। आई एम श्योर अब तक जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप सबको समझ में आए होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिक है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम क्या देखेंगे, कंटेंट ऑफ स्टडी में आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग का, क्या मतलब होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग के, प्लानिंग कमीशन क्या है, समरी देखेंगे 5 ईयर प्लान्स की, नीति आयोग के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग जानेंगे और फिर कुछ लास्ट में हम क्विजेस देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो मीनिंग है हम सबसे पहले जानते हैं। ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये आप देख सकते हैं दो वर्ड से मिलके बना है, इकोनॉमिक और प्लानिंग। अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो प्लानिंग वर्ड का मतलब होता है हम कोई चीज को प्लान करके चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक ट्रिप पे जाना है। आई एम श्योर आप पहले प्लानिंग करते हैं ना कि हम इस जगह पे जाना चाहते हैं, हम वहां जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग को किसी को जाना है शिमला, या आपको जाना है किसी हम कह सकते हैं किसी आपको कोस्टल रीजन में जाना है, तो आप पहले डिसाइड करेंगे ना कि आप कोस्टल रीजन में जाना चाहते हैं या आप माउंटेन्स में जाना चाहते हैं। तो हम प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शिमला जाना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपके पास मान लीजिए उसमें ठंडक का टाइम है या विंटर्स चल रहे हैं उस टाइम पर या समर्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ज़रूरतें आप देखेंगे और फिर आप पैकिंग शुरू करेंगे। और आपकी दिनचर्या कैसी होगी, आप वहां जाएंगे तो आप क्या क्या घूमेंगे, तो आप प्लान कर रहे हैं। बेसिकली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम कोई चीज स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम पहले से एक रूपरेखा बना लेते हैं, है ना। रूपरेखा का मतलब क्या है, हम पहले से उसके बारे में पहले सोचेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे। अच्छा हमें यहाँ जाना है या ये करना है तो क्यों करना है, उसमें हमको क्या जरूरतें पड़ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखिए प्लानिंग का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि जो आपने प्लान कर लिया है वो एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो सकता है कि आपने सोच के गए थे आप यहाँ पर कि शिमला आप जा रहे हैं और वहां पर विंटर्स है, बट विंटर्स तो है बट अचानक से वेदर चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया या कुछ भी हुआ और वहां पे बारिश हो गई, तो आपकी प्लानिंग तो सब रह एज इट इज रह गई। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लान ही ना करें कोई चीज, है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब हम समझ लिए, इकोनॉमिक का मतलब मैंने पहले भी बताया, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, मनी से रिलेटेड है, हमारे रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या प्लान करेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे, पैसे से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे, और या हम रिसोर्सेज से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। अच्छा हमारे हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे, है ना। इसका मीनिंग क्या है, प्लान्ड कोऑर्डिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे बात हो रही है अवेलेबल रिसोर्सेज की, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करें और कोऑर्डिनेशन उन रिसोर्सेज में कैसे रखें, ये हम प्लान करते हैं। इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में हम ऐसा प्लान करते हैं टू अचीव सर्टेन प्री स्पेसिफाइड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। अब देखिए टाइम बाउंड प्रोग्राम और अवेलेबल रिसोर्सेज, प्री स्पेसिफाइड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये तीन चार जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हम एक ऑब्जेक्टिव की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल है, इकोनॉमिक है। सोशल कैसे हो सकता है, हमको भाई हमको देखना है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे हम बढ़ाएं हम अपना, या अ, हमारे देश में हमारे इकोनॉमी में एक इक्वालिटी बनी रहे, हेल्थ सर्विसेज अच्छी हों। तो ये क्या है, सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं।
और क्या है भाई, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हम उसी में प्लान कर पाएंगे, है ना। या अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं भी हैं तो हम उसको आगे से कहीं से लाने की कोशिश करेंगे, है ना। अब जैसे देखिए कि हम बात करें कि अगर आपको शिमला जाना है और आपके पास मान लीजिए सिर्फ 50,000 रुपीज है। अब आप बजट बना लीजिए 1 लाख का, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए बजट हम बना भी रहे हैं 1 लाख का, तो भाई अवेलेबल रिसोर्सेज वो आएंगे रिसोर्सेज कैसे, इसकी भी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, है ना। सो प्लान्ड कोऑर्डिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी टू अचीव सर्टेन प्री स्पेसिफाइड, पहले से हमने स्पेसिफाई कर लिया भाई कि सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इन अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम बाउंड प्रोग्राम। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमने जो प्लानिंग करी है वो प्लानिंग मेरी भाई 2 साल 3 साल तक की वैलिड हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसे आपको शिमला जाना है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं शिमला का, तो आप शिमला जाना है तो आप जब प्लान कर रहे हो तो आप इसी वेकेशंस का आप प्लान करोगे ना। आप ये तो नहीं कह सकते हो भाई कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स बाद भी वही आपका जो प्लान है वही कारगर रहेगा, है ना। तो इन अ टाइम बाउंड प्रोग्राम की बात क्या है, जो हम टाइम एक पीरियड सेट करके रख रहे हैं कि भाई हमको इसी टाइम पीरियड में ये जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट कर देनी है, ठीक है। सो ये है इकोनॉमिक प्लानिंग। डेफिनेशन पे आए तो इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, है ना। अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी, कंट्रीज रिसोर्सेज वही है, इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। अब उस ईयर में जब हमने ये प्लानिंग करनी है, उस ईयर में नेशन की प्रायोरिटीज क्या है। हो सकता है उस ईयर में हमारा एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करने का हो, या हो सकता है डिफेंस पे ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट करना हो। तो हम उस प्रायोरिटी के हिसाब से डेवलपमेंट एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते हैं, ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। सो आपको समझ में आई होगी ये बात। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो सबसे पहला क्या है, देखिए 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो बेसिक है, जो भाई थीम है इकोनॉमिक प्लानिंग का, क्या है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि हमको सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है इकोनॉमी में, हमारे नेशन में। जैसे कि ऐसा नहीं कर देना है कि भाई सिर्फ हम पुअर की ही मदद किए जा रहे हैं, या हम सिर्फ रिच पर्सन को ही देखे जा रहे हैं, या हम सिर्फ मिडिल क्लास को ही देखे जा रहे हैं, या नहीं इन सबको तीनों को छोड़ करके हम सिर्फ गर्ल्स के एजुकेशन पे ही से हम बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं, ये सब छोड़ करके हम एक काम करते हैं, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की ही बात करते हैं। नहीं भाई, हम ग्रोथ विद सोशल जस्टिस की बात करते हैं। भाई सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, 2 बातें हो सकती हैं। एक तो हमें हर किसी कम्युनिटी को लेकर के चलना है, और दूसरी बात क्या है, जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी का को अनदेखा कर दें, हम वेलफेयर की बातें ना करें सोसाइटी में, और ग्रोथ हम करते रहें। भाई पोल्यूशन हम क्रिएट करते जा रहे हैं सब जगह, और इंडस्ट्रीज भी सेटअप करते जा रहे हैं, भाई ग्रोथ तो हो ही रही है। ऐसा नहीं करना है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। चलिए, ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब बात करते हैं सम मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर। अब कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। भाई ये तो हमारा बेसिक था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, देखिए, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। रिडक्शन क्या करना है हमको, रिड्यूस क्या करना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। भाई रिच रिचर ना होता चला जाए, पुअर पुअर ना होता चला जाए, हमको एक बैलेंस बना के चलना है। तो रिडक्शन किस में करना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में। दूसरा क्या है, अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट। हम लोग को हर किसी को एम्प्लॉयड कर देना है। अब देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट कहा तो जैसे जनरली यही जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक मिथ है, ऐसा पा लेना बहुत मुश्किल है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है भाई अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट। तीसरा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स।
वेरियस सेक्टर्स अगर आप लोग को याद हो तो सेक्टर्स क्या होते हैं इकोनॉमी के? प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। भाई हमको एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन करना है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? हमें टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट करनी है एग्रीकल्चर में। और आप जानते भी हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो एक हमारा सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है, तो उसमें मॉडर्नाइजेशन करना है हमें। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भाई, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें लेकर के आना है, टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना है, कैपिटल इन्वेस्ट करना है उसमें। टर्शरी सेक्टर क्या है? जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, और कौन से सेक्टर्स हैं हमारे? ये जो आप देखते हैं अमेजोन से आपका डिलीवरी हो रही है, ट्रांसपोर्ट वाला सेक्टर है, तो इसमें भी हमको मॉडर्नाइजेशन करना है कि हम बेहतर से बेहतर हो सकें, है ना। और थर्ड क्या है? रिड्रेसिंग इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमी। किसी भी तरह का इम्बैलेंस है, मान लीजिए हेल्थ सेक्टर में इम्बैलेंस है भाई, अभी कोविड टाइम में आपने देखा कि कैसे जो वो है क्या बोलते हैं जो मेडिकल सपोर्ट हम लोग को चाहिए था वो, हालांकि इंडिया ने बहुत अच्छे से इसको टैकल किया, बट स्टिल देखा कितनी आराम से ये चीज़ें धाराशायी हो सकती थी मेडिकल की चीज़ें। तो हमको इम्बैलेंसेस जहाँ भी कहीं हैं वहाँ पर हमको उसको देखना है, बात करनी है उसके बारे में, रिड्रेस करना है उसको। ठीक है, अगर कोई गलती दिक्कतें दिख रही हैं तो उसको और अच्छे से मैनेज करना है। चौथा क्या है? अटेनिंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट। आजकल मोदी जी बहुत बातें कर रहे हैं, आप सबने ध्यान दिया होगा, किसकी? स्टार्टअप्स की। और किसकी बात कर रहे हैं भाई? हमको इंडिया को सेल्फ सस्टेन करना है, या क्या बातें हो रही हैं कि खुद आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है ना। तो आत्मनिर्भर भारत क्या है? सेल्फ रिलायंट। भाई हमको खुद की जो भी चीजें हैं, हम इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट का मतलब क्या है? बाहर से चीजों को कम खरीदें, अपने ही चीज़ों जो हमारे इंडिया में चीज़ें हैं उनको हम ज़्यादा बढ़ावा दें, उनको ही खरीदारी करें। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना से हम अपने जो दिवाली के टाइम पर ये मंगाते हैं, लाइट्स लगवाते हैं या मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इस सब को ना करके हम खुद में सस्टेन हो सके, सस्टेनेबल तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब आत्मनिर्भर हो सके, सेल्फ रिलायंट हो सके, बेसिकली हम अपने खुद में सक्षम हो सकें कि हम हर चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकें। ये क्या है? अटेनिंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट। अच्छा, बात इसलिए करनी पड़ती है सेल्फ रिलायंट की कि जब आप बाहर देखते हो तो देखिए, आप जब बाहर से कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आपका पैसा बाहर जा रहा है ना। अब वो इकोनॉमी बढ़ रही है। हम ऐसा क्यों ना करें कि हम खुद के लिए तो सक्षम हो ही, और दूसरी बात ये कि जब हम खुद के लिए बनाएंगे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हो रही है, इनोवेशंस हो रहे हैं, अगर हम खुद के लिए इनोवेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम बाहर भी चीज़ें मुहैया करा पाएंगे, लोगों को दे पाएंगे। तो क्या है ये? अटेनिंग इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। ये सबसे बड़ा आजकल का तो आप देख ही रहे हैं मोटिव है ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन आए। जब प्लानिंग की बात हो रही है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो रही है, तो प्लानिंग कमीशन तो भाई सेटअप करना ही पड़ेगा, कमीशन सेटअप करना पड़ेगा। एक आदमी की तो बस की बात है नहीं कि भैया इतने बड़ा नेशन है हमारा और हम क्या करें, प्लानिंग कर लें, तो हमको भाई कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुई। कब सेटअप हुई? द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950। अच्छा, 1950 ही क्यों हुई? इसके पहले क्यों नहीं हुई? भाई हमारा इंडिया आज़ाद ही नहीं हुआ था 1947 में, तो आज़ाद हुआ है हमारा इंडिया। तब क्या हुआ? जब आज़ाद हुआ इंडिया, उसके बाद हमको पता चलने लगा भाई हमको तो प्लानिंग की ज़रूरत है। यहाँ तो इतनी पॉवर्टी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, बिल्कुल एजुकेशन नहीं है। भाई हमको तो प्लान करना पड़ेगा ना, नेशन चलाना है आगे। तो क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 1950. The objective was to promote a rapid rise in standard of living of the people. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना था भाई। एकदम से 1947 में आज़ाद हुआ है देश, एकदम आप जानते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हालत थी हमारे देश की, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या था, कैसे जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, वो कैसे हमसे अपना काम निकलवाते थे, राइट।
तो क्या करना है, हमको प्रमोट करना है रैपिड राइज इन स्टैंड, जल्दी से ही अच्छी तरीके से, लेकिन थोड़ा जल्दी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? बाय एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। रिसोर्सेज जो भी कंट्री में है उनका अच्छी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करना है भाई। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो भी आज़ादी के बाद तो हमें तो शायद नहीं लगता है कि काफ़ी रिसोर्सेज हमारे पास बचे थे। जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो बहुत कम हो गया था, बट जो भी रिसोर्सेज हमारे कंट्री में अवेलेबल थे उसमें क्या करना है, हमको उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, अच्छी तरीके से सही जगह पर उपयोग करना है। दूसरा क्या है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाना है भाई। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, तो डिमांड हमारे साथ क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, जो हमारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट है वो और बढ़ेगा, ये सब चीजें होंगी, है ना। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या होगा? ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, हर किसी को। देखिए सोशल जस्टिस की बात करके आ रहे हैं ना, हमने क्या किया, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, और तीसरा क्या, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, हर किसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विसेज ऑफ द कम्युनिटी, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। आपको याद होगा सबसे जो दूसरा या तीसरा हमारा वो क्या था, मेजर ऑब्जेक्टिव में फुल एम्प्लॉयमेंट था ना, तो वही सबके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। It was charged with the responsibility of making assessment of resources, augmenting deficient resources, formulating plans for the most effective utilization of resources, and determining priorities. बेसिकली क्या हुआ, इट वॉज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भाई जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसके बारे में भैया आप पहले देखिए कि किस लेवल का रिसोर्सेज है। उसमें अगर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए वहाँ पे लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, रिसोर्स है लैंड, तो उसका हमको असेसमेंट करना है भाई, कितनी बंजर जमीनें हैं, कितनी फर्टाइल जमीनें हैं, उसमें हम क्या लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन किसी में कोई कमी है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हमको लगाना है। तो ये सब क्या होगा, पहले असेसमेंट करना पड़ेगा ना रिसोर्सेज का। ये हम एक रिसोर्स की बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ऐसे कितने सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हमको एसेस करना पड़ेगा। ऑग्यूमेंटिंग डेफिशिएंट रिसोर्सेज, अगर कोई डेफिशिएंसी है रिसोर्सेज में, जैसे कि हमने क्या बताया, लैंड है वो बैरन है, उपजाऊ नहीं है, मान लीजिए उसकी जो मेन कारण है वो है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स लगाएंगे। फॉर्मुलेटिंग प्लान्स फॉर द मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब उस रिसोर्सेज का सबसे बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे करें, इसका प्लान्स बनाना है। एंड डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज, सबसे बड़ी बात है कि हमको प्रायोरिटीज सेट करनी है भाई, कि अब हम कैसे आगे बढ़ें और किस दिशा में आगे बढ़ें। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे किसके, प्लानिंग कमीशन के। ये ऑफ 2 बार लिख किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जब ये प्लान्स बनने लगे ना, प्लानिंग कमीशन जब सेटअप हुई तो 5 ईयर प्लान्स बनने लगे इंडिया में। 5 ईयर प्लान्स मतलब हर 5 साल के लिए, आपको याद है ना हमने बात की थी टाइम बाउंड प्रोग्राम होते थे। तो टाइम बाउंड प्रोग्राम का मतलब क्या है, 5 साल के लिए भाई एक चीज हमने फिक्स कर दी कि 5 साल तक हमको ये वाली बातें, ये प्लान हमने किया 5 साल के लिए और इसको हमको एग्जीक्यूट करना है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट प्लान को देखते हैं जो 1951 से 56 5 साल का चलता था, 51 टू 56 पहला प्लान हुआ। वो किस लिए था, फोकस ऑन एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट, इन चीजों पर फर्स्ट प्लान पर हमने काम किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सेकेंड प्लान हुआ। फर्स्ट प्लान था 1951 टू 56, सेकेंड प्लान हुआ 56 टू 61, हर 5 साल के लिए बन रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है टारगेट ग्रोथ कितनी है, 4.5%। टारगेट हमने प्लानिंग के टाइम पे किया था कि भाई 4.5% का हम ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई, 4.27%। इसका मतलब क्या है, जो हमने प्लान किया जरूरी नहीं है कि वो फुलफिल हो जाएगा, और ये आज तक भी चला आ रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड प्लान जो था वो किस पे फोकस था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। देखिए अभी बात किस पे हो रही थी, फोकस ऑन एग्रीकल्चर,
पहले 5 साल हमने किस पे फोकस किया? एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर, ट्रांसपोर्ट, और दूसरे पे आ गए हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। सीधे हम इंडस्ट्री की बात करने लगे। शिफ्टेड बेसिक एम्फेसिस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री फार टू सून। बहुत जल्दी हो गया भाई ये, है ना। चलिए, थर्ड प्लान आया, फिर सेम आप दे सकते हैं 1961 टू 66 के लिए आया था, और ये किस पे बेस्ड था? Based on the experience of first two plans, agriculture was given top priority to support the export and industry. देखिए, जो हमारा इंडिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है ना। तो हम इंडस्ट्री पे भी वर्क तभी कर सकते हैं जब हमारा एग्रीकल्चर थोड़ा सा अच्छे से लेवल पर हो, है ना। तो अब क्या हुआ, थर्ड ईयर प्लान में फिर से हमको समझ में आया बात कि नहीं भैया, एग्रीकल्चर पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर यहाँ पे आप देख सकते हैं 65-66 में ड्रॉट भी आई, इंडो पाकिस्तान वॉर भी हुआ 65 में, चाइनीज एग्रेशन हुआ, तो इस वजह से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। देखिए, टारगेट था 5.6% का, बट एक्चुअल ग्रोथ हमको 2.84% की ही मिल पाई, क्योंकि जो प्लान था वो हम एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए इन सब के वजह से। फिर देखिए क्या हुआ, इसके बाद देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्लान तो बना, बट इसके बाद क्या हुआ ना, 3 एनुअल प्लान्स बने। बेसिकली क्या हुआ ना, 5 ईयर जो प्लान हम अब थर्ड के बाद फोर्थ आना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। प्लान हॉलीडे फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक के लिए हमने इसको पॉज पे रखा, है ना। यहाँ पे क्या बने, एनुअल प्लान्स बने 3 साल तक, मतलब 1 साल का अलग प्लान बना, दूसरे का अलग बना, तीसरे का अलग बना। प्लान हॉलीडेज आ गए, बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई। प्रिवेलिंग क्राइसिस इन एग्रीकल्चर एंड सीरियस फूड शॉर्टेज, ड्रॉट आया था ना, फूड शॉर्टेज नेसेसिटेटेड द एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द एनुअल प्लान्स। तो बेसिकली हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा वर्क करने लगे। कैसे करने लगे? एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल, सॉइल कंजर्वेशन, इन सब पे हम बात करने लगे। देखिए, अब आया फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था 1969 से 74 में। इसमें क्या था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस की बात हमने की। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974-79 में आया। इसमें हाई इन्फ्लेशन हो गया था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसमें भी हमने सेल्फ रिलायंस की बात की है। देखिए, मोदी जी की नई बात नहीं है ये आत्मनिर्भर वाली बात, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में भी ये बात हो चुकी है ना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 to 85, 5 साल का था। डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग कंडीशंस ऑफ एन एक्सपैंडिंग इकोनॉमी। पॉवर्टी पे ही हम बात करते आए हैं। सेवेंथ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? एम्फेसिस ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट वुड एक्सेलरेट द ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रेज प्रोडक्टिविटी। फिर क्या हुआ? एनुअल प्लान्स बनने लगे 1989 से 1991। फिर प्लान हॉलीडे आया। इसमें क्या हुआ? जहाँ पे देखिए प्राइवेटाइजेशन का एक प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का एक बिगिनिंग थी। आपको याद होगा मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये लेकर के आए थे। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। नो प्लान ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, इसकी वजह से प्लान नहीं बन पाया। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 के बीच में, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इस सब की हमने बात इसमें करी थी कि हम प्लान कर, ये बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे हैं ये बता रहा है कि हमने क्या प्लान किया इस इन 5 ईयर प्लान में, हमको क्या प्लानिंग थी कि हमको क्या एग्जीक्यूट करना है। ठीक, आपने अगर ध्यान दिया तो यहाँ पे देखिए 12th जो 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक का था, बट 2014 में बीजेपी हमारे जो बीजेपी थी वो सरकार पार में आई, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने नीति आयोग का गठन किया। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जो कब फॉर्म हुआ? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है।
established by Prime Minister Narendra Modi after having dissolved the planning commission. प्लानिंग कमीशन को एकदम से खत्म कर दिया गया। अब ये 5 ईयर प्लान्स नहीं बनेंगे जो आप देखते हैं। ठीक, एम क्या है अब नीति आयोग का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आपने देखा था। एम क्या है इसका, टू फॉस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। बेसिकली अब क्या था, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें बात हो रही थी प्लानिंग कमीशन में, यहाँ पर इनका मतलब है कि अब फेडरलिज्म की बात हो रही है। यहाँ पे क्या मतलब कि अब हर लेवल पर हर सरकार, जैसे मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक हर लेवल की गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगी अपने अपने लेवल पर। ठीक है, टू फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है। उसके चेयरपर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट चेयरपर्सन थे। इनके कौन है, नरेंद्र मोदी। चलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। देखिए फेडरलिज्म की यहाँ बात होगी, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, हर लेवल की हम बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मतलब बहुत नीचे पंचायत से लेकर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी एक पर हमने ये चीज नहीं फिक्स कर दी कि बस अब इन्हीं का काम है प्लानिंग करना, हर लेवल पे प्लानिंग होगी। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एट विलेज लेवल, एग्रीगेशन एट हायर लेवल्स। देखिए जब आप एक बहुत बड़े तबके पे बात करते हैं ना, जब आप सेंटर में बैठ करके पूरी इंडिया की बात करें तो आप कितनी ही प्लानिंग कर पाएंगे। एक दिल्ली में बैठ करके प्लानिंग कमीशन कितना जान पाएगा कि भाई एक गांव, छोटे से गांव में क्या जरूरत है। तो यहाँ पर नीति आयोग में क्या बातें हुई कि भाई विलेज लेवल पर, हर विलेज लेवल पर अपनी अपनी बातें होंगी और प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग। Special attention to sections at risk of not benefiting adequately from economic progress। जितने भी अभी तक प्रोग्रेस इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई या प्रोग्रेस किए गए, वो होने के बावजूद जो सेक्शंस अभी तक बेनिफिट नहीं हो पाए उन पर हम क्या करेंगे, स्पेशल अटेंशन क्रिएट करेंगे। फिर क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नेशनल सिक्योरिटी की भी बात करी है यहाँ पे, डिफेंस में भी हम ध्यान रखेंगे। फीडबैक फॉर कॉन्स्टेंट इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स। भाई हमको हमेशा इम्प्रूवमेंट चाहिए होते हैं, हर जगह इम्प्रूवमेंट चाहिए होते हैं। उसके लिए हम फीडबैक लेंगे, किससे लेंगे भाई, गवर्नमेंट से भी लेंगे, आसपास के एम्प्लॉयज से भी लेंगे और पब्लिक से भी लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है एक पॉलिसी मेकिंग को। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि आप देखते हैं जो मन की बात आप सुनते होंगे, तो उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री जी कई लेटर्स लेते हैं और उस पर फिर विचार किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो एनईपी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें भी टीचर्स से, जनरल पब्लिक से उस पर राय मांगी गई, है ना, इम्प्रूवमेंट्स के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ करके आप, वहां पर कुछ लोग हैं सिर्फ वही लोग आपके लिए डिसीजंस लेंगे, ऐसा नहीं है। अब क्या है, जनरल पब्लिक जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व पर्सन है उनको भी फीडबैक देने का मौका मिल रहा है। पार्टनरशिप्स विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक्स। ठीक है, थिंक टैंक्स बनाए गए, मतलब क्या है, बाहर से भी लोगों से अब क्या होगा, कुछ पार्टनरशिप की जाएगी बाहर से और नेशन अपने लेवल पर भी, और उनसे भी इनोवेशन की बातें बेसिकली करी जाएंगी। क्रिएटिंग अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम। तो एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम भी अब आप देख सकते हैं, नॉलेज के बाद, इनोवेशन के बाद भी। प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। कोई भी तरह के इश्यूज हो रहे हैं तो वो जल्दी रिजॉल्व हो सकें, इसके लिए भी प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर फॉर रिसर्च एंड गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है भाई, अच्छी तरीके से हर लेवल पर गवर्नेंस सही तरह से हो रही है, ट्रांसपेरेंट है बेसिकली। रिसर्च के लिए भी कई सेंटर्स खोले गए। फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, आज भी ये सब बातें चल ही रही हैं आप देखेंगे तो, लेकिन काफी हद तक काम हो चुका है। सो ये कुछ बातें हैं। चलिए अब बात करते हैं क्विज की। रेडी फॉर अ क्विज? चलिए, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग? क्या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था, जल्दी से कमेंट कीजिए। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो रही है, आप देखिएगा यहाँ पर नीति आयोग की बात नहीं की है।
इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की है, उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप? कब प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था? कौन सा ईयर था वो? नीति आयोग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है। कौन से ईयर में सेटअप किया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। इन मार्च 1950। 1950 में इसको सेटअप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। किसको? प्लानिंग कमीशन को, मार्च 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड? कौन से ईयर में नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया था? कौन सी डेट थी? याद है? याद है तो फिर जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग एस्टैब्लिश किया गया था। भाई आप याद रखिए, जो नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 2014 में बने थे। 1 जनवरी 2015 को ये एस्टैब्लिश कर दिया गया था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द फोकस ऑफ विच 5 ईयर प्लान? कौन से 5 ईयर प्लान का ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी? याद है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो क्या था? एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, प्राइस स्टेबिलिटी की बात हो रही थी। कौन सी में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी? कौन सी ईयर में? कौन से 5 ईयर प्लान में एक्चुअली? बताइए, कमेंट कीजिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान में 1956 टू 61 ईयर था इसका। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। होप आपको ये जो वीडियो है, ये सेशन है, आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।